जिंदगी में उजड़कर भी लोग जीते हैं, जड़ों से उखड़कर भी लोग जीते हैं। कोई भी गम हो वो ज्यादा देर तक नहीं रहता। कोई भी गम हो वो ज्यादा देर तक नहीं रहता, क्योंकि मोहब्बत में बिछड़ कर भी लोग जीते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का जेपी वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक गोली दर्पण है। गोली दर्पण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहली जो वीडियो थी उसमें हम लोग ने दर्पण के बारे में पढ़ा था कि दर्पण क्या होता है, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण का मानव जीवन में उपयोग क्या है, समतल दर्पण क्या होता है, दर्पण के सामने कोई अगर v वेग से वस्तु आती है तो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब कितना वेग से बनेगा, प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इन सभी सारी चीजों के बारे में पिछली जो वीडियो है उसमें हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। ओके, तो आज हम लोग गोली दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। वैसे अगर रिवीजन के स्तर पर देखा जाए तो थोड़ा सा हम रिवीजन के टर्म पर हम बता देते हैं दर्पण क्या होता है। कांच का, अगर एक कांच की प्लेट ले ली, उस कांच की प्लेट को एक सतह पर कलई कर देते हैं, लाल ऑक्साइड से या चांदी की कलई कर दी जाती है, तो वह जो कांच होता है वह दर्पण की भांति व्यवहार करने लगता है, यानी उसे दर्पण कहते हैं। कांच की एक सतह पर लाल ऑक्साइड या चांदी की कलई कर देने पर प्राप्त चीज दर्पण कहलाता है। उसी दर्पण में हमारा प्रतिबिंब बनता है, उसी दर्पण में हम चेहरे को देख पाते हैं। ओके, अब दर्पण में देखा जाए तो दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण होता है, एक गोली दर्पण होता है। इससे पहले अगर देखा जाए तो दर्पण के अंदर हमारा प्रतिबिंब बनेगा, यानी हमारा फोटो बनेगा। शीशा के सामने हम खड़े हो जाएंगे तो शीशा में हमारा खूबसूरत सी आकृति बनेगी। ठीक, तो आकृति जो होती है यानी जो प्रतिबिंब होता है उसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो बताया जाएगा कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जब किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। या हम सिंपल परिभाषा अगर दिया जाए तो कहेंगे कि दर्पण के सामने खड़े होने पर दर्पण के अंदर बना चीज प्रतिबिंब कहलाता है, बना फोटो प्रतिबिंब कहलाता है। और यह प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक आभासी प्रतिबिंब होता है, दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जिसमें वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधी होती, जैसे दर्पण में बना प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंबों का हम फोटो ले सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तविक प्रतिबिंब को कहा जाए तो हम सिंपल सा कह सकते हैं कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनती है, यानी अगर आप हमारे सामने खड़े हैं तो हमारी रेटिना पर आपका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, लेकिन जो प्रकाशिक मांसपेशियां हैं वह हमारे मस्तिष्क तक सीधा करके और प्रतिबिंब को बता रही हैं कि आपके सामने कोई बैठा हुआ है। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब हो गया या आभासी प्रतिबिंब हो गया। तो प्रतिबिंब हम समझ गए। अब उसके अंदर, अब दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बना है, तो समतल दर्पण की बात किए हैं तो बताए हैं कि कांच का एक अगर ले लिए, कांच की एक प्लेट की एक सतह पर लाल ऑक्साइड या चांदी की कलई कर दे तो वह दर्पण कहलाता है। अब समतल दर्पण, और दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का, एक समतल दर्पण, दूसरा गोली दर्पण। समतल दर्पण में हम बताए थे कि उसके एक सतह पर लाल ऑक्साइड से कलई कर देंगे, दूसरे सतह से प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा।
और परावर्तन होगा तभी जाकर के हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब देख सकते हैं। और ये भी बताए थे कि दर्पण के सामने जो फिल्मों की शूटिंग होती है तो उसमें बाइक से जो हीरो होते हैं बाइक से खूब बड़े बड़े शीशा लगा दिए जाते हैं, बाइक से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आते हैं तो कैमरा शीशे पर लगा देते हैं तो शीशे के अंदर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक आते हुए दिखाई देती है। मतलब डबल वेलोसिटी, अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रियल में कार आ रही है तो हम शीशे के अंदर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आते हुए दिखाई देंगे। वह शीशे के अंदर बड़ा बना जो प्रतिबिंब होता है वह आभासी प्रतिबिंब होता है, वह वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से न तो छोटा बढ़ेगा न तो वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से दर्पण जितनी दूर रहेगा दर्पण में उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर पीछे की ओर उतनी ही दूरी पर बनेगा। अगर 5 मीटर की दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी है तो दर्पण 5 मीटर की दूरी पर अंदर की ओर बनेगा। यह प्रतिबिंब आभासी होता है और यह प्रतिबिंब सीधा होता है। ओके, तो यहां तक हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस जो वीडियो है उसमें पढ़े हैं। ठीक, आज हम लोग समतल दर्पण को छोड़ करके और अब हम लोग गोली दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट राइट नाउ। देखिए गोली दर्पण, तो अगर कांच के खोखले गोले से काट करके और एक आकृति निकाला जाए जिसकी एक सतह पर लाल ऑक्साइड या चांदी की कलई कर दी जाती है तो उसे गोली दर्पण कहते हैं। कांच के खोखले गोले से काट कर निकाला गया वह भाग जिसके एक सतह पर लाल ऑक्साइड की कलई कर दी जाती है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोली दर्पण कहलाता है। ये भी हम नॉर्मल वे में परिभाषा दे सकते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोली दर्पण कहलाता है। उस तरह समतल दर्पण की परिभाषा देंगे तो यही कह सकते हैं वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। अब ये जो गोली दर्पण होता है यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ओके, पहला क्या है? अवतल दर्पण है, दूसरा है उत्तल दर्पण। ठीक, अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो इसकी सिंपल में परिभाषा दे सकते हैं कि वह दर्पण जिसके उभरे हुए सतह पर लाल ऑक्साइड, देखिए ये कांच के खोखले गोले से काट करके हम इतने पार्ट को हम यहां से लेकर के यहां तक के पार्ट को क्या कर दिए, हम निकाल दिए। और देखिए अगर कांच का खोखला गोला है इसके बाहरी सतह पर कलई कर दिए हैं यानी उभरे हुए सतह पर कलई कर दिए हैं और आंतरिक सतह से प्रकाश का परावर्तन होगा तो इस दर्पण को अवतल दर्पण कहेंगे। ओके, तो इसमें बताया गया है वह दर्पण जिसके उभरे हुए सतह पर लाल ऑक्साइड या चांदी की कलई कर दी जाती है एवं आंतरिक सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। समझ में आया? सिंपल सी बात है, बहुत दो लाइनों में हम कह सकते हैं वह दर्पण जिसकी उभरे हुए सतह पर लाल ऑक्साइड से कलई कर देते हैं एवं आंतरिक सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए बाहरी सतह पर लाल ऑक्साइड से कलई किए हैं, आंतरिक सतह देखिए परावर्तक सतह है, इसी से प्रकाश की किरणें इधर से आएंगी और क्या हो जाएगा, ये यहां से होकर के सीधे निकल जाएंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसको हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। अगर उत्तल दर्पण की बात किया जाए तो सिंपल सा कह सकते हैं कि वह दर्पण जिसके आंतरिक सतह पर, वह दर्पण जिसके आंतरिक सतह पर लाल ऑक्साइड, आंतरिक सतह पर लाल ऑक्साइड अथवा चांदी की कलई कर दी जाती है एवं उभरे हुए बाह्य सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए ये गोली दर्पण का कटा हुआ भाग है, जैसे ये है, इतना तो भाग हमने क्या कर दिया कि काट के निकाल दिया, तो ये कौन सा हो गया, अवतल दर्पण हो गया। इधर वाला जो ये भाग है, इधर वाला जो भाग है, इसको अगर हम काट के निकालेंगे और क्या हो जाएगा कि इसके आंतरिक सतह पर कलई कर देंगे, इसके आंतरिक सतह पर लाल ऑक्साइड की कलई कर देंगे
तो ये क्या हो जाएगा, और बाहरी सतह से प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा, तो वही क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा उत्तल दर्पण। यानी उत्तल दर्पण अवतल दर्पण कांच के खोखले गोले से ही बनाया जाता है, प्राप्त किया जाता है। समझ में आया? देखिए, अगर उभरे हुए सतह पर कलई कर देंगे, बाहरी सतह पर कलई कर देंगे, आंतरिक सतह से प्रकाश का परावर्तन होगा, तो वह क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। अवतल, देखिए ये कनकेव मिरर है, केव माने गुफा होता है, शेर की गुफा के पास जाएंगे ना तो ऐसी आकृति बनी रहेगी, ठीक, ऐसी आकृति। तो ये देखिए, ये दबी हुई जो आकृति होती है इसको हम लोग अवतल बोलते हैं, ठीक। उत्तल की बात किया जाए तो कन्वेक्स है, तो इसमें क्या होगा कि बाहरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होगा। ओके, तो ये चीज हम समझ गए। अब थोड़ा सा दर्पण के अंदर की चीजों को समझते हैं, जिसके आधार पर हम एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे और जिसके आधार पर हम बता पाएंगे कि ये दर्पण में छोटे छोटे पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक। तो देखिए, हमने लिखा है ये मुख्य अक्ष, क्या लिखा है, मुख्य अक्ष लिखा है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो अगर दर्पण को हमने निकाला है, ठीक, दर्पण के बीच के बिंदु जो होता है, जिससे एक लाइन पास होती है, उसको हम ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो वह रेखा जो दर्पण के ध्रुव से होकर जाती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा दे सकते हैं, वह रेखा जो दर्पण के ध्रुव से होकर जाती है, वह रेखा जो दर्पण के ध्रुव से होकर जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी ये मुख्य अक्ष है, इसको मुख्य अक्ष हम बोल देंगे। देखिए मुख्य अक्ष लिखे हैं, यह क्या हो रही है, दर्पण के ध्रुव से होकर के जा रही है। तो सिंपल सी परिभाषा दे सकते हैं कि वह रेखा जो दर्पण के ध्रुव से होकर जाती है, दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। इतना समझ में आया? और अगर अब ध्रुव की परिभाषा दे तो क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष की रेखा दर्पण के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे ध्रुव कहते हैं, या दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। दो परिभाषाएं दे सकते हैं, दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, या मुख्य अक्ष जिस बिंदु से होकर के गुजरती है उसे ध्रुव कहते हैं। तो हम लोग मुख्य अक्ष जान गए, ध्रुव जान गए और फोकस जान गए। अब फोकस हम लोग देखते हैं कि मुख्य फोकस क्या होता है, ठीक। तो हम कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु को ही मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या होकर जाती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ओके, ठीक है। फिर आया प्रकाशिक केंद्र, ये सी होता है, सी, जिसको वक्रता केंद्र बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र नहीं, सॉरी, इसको हम सी को वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक। तो जितना फोकस दूरी रहता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक ना। अब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, इसी को हम फोकस दूरी कहते हैं, ठीक। जितनी फोकस दूरी होती है इसकी डबल दूरी कर दी अगर ये 5 सेंटीमीटर है, कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो डबल कर दीजिए, यानी 10 सेंटीमीटर की जो दूरी होगी वह होगी, क्या होगी, वह, उसी को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसको वक्रता केंद्र बोलेंगे। वक्रता केंद्र का मतलब कि वह बिंदु, खोखले गोला है तो गोला का केंद्र होगा ही, जो गोले का केंद्र रहेगा उसी को हम यहाँ पर वक्रता केंद्र कह देंगे। या फोकस दूरी का डबल जो होता है उसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, या वक्रता त्रिज्या उसको हम कह देंगे, ठीक ना। इसको क्या हम लोग बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। जितना फोकस दूरी रहेगा उसका डबल कर दिए तो उसको हम लोग वक्रता
त्रिज्या कहते हैं, इसलिए एफ इज इक्वल टू होता है r/2, यानी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, या r इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं 2 गुणे फोकस दूरी हम कर सकते हैं। ओके, तो इतना हम लोग नॉर्मली में इसको समझ गए। तो बहुत सारी चीजें दर्पण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, गोली दर्पण के जो मुख्य पॉइंट है उसको हम लोगों ने पढ़ा। तो इसमें देखिए एक बार और रिवीजन कर देते हैं, ध्रुव क्या होता है। तो मुख्य अक्ष दर्पण के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे ध्रुव कहते हैं, या कह सकते हैं कि दर्पण का मध्य हिस्सा दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दो परिभाषा दे सकते हैं। फिर मुख्य फोकस के लिए हम मुख्य अक्ष के लिए कह सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कह देते हैं। ठीक है, फिर ये फोकस की बात कर दे तो हम कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को फोकस कहते हैं। ठीक, अब ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। फिर अगर वक्रता केंद्र की बात किया जाए तो हम कहेंगे कि फोकस दूरी का जो डबल दूरी होता है, मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर जो बिंदु प्राप्त होगा उसे हम लोग वक्रता केंद्र कहेंगे, और ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ओके, तो इतनी सारी चीजें हैं जो बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं, और नॉर्मल चीजों को सिंपल से हम कह सकते हैं। ठीक ना। अब देखिए, अब आप लोगों को पढ़ा रहे हैं हम क्या, दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अगर दर्पण से प्रतिबिंब के बनना की स्थिति को देखा जाए तो दर्पण से दो प्रकार के दर्पण हैं, एक तो अवतल दर्पण है, दूसरा उत्तल दर्पण है। तो हम लोग पढ़ते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, इसमें हम ट्रिक भी बताएंगे और कैसे बनता है इसको भी हम दिखाएंगे। ठीक ना, ट्रिक लास्ट में बताएंगे, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा, मतलब मजा आएगा। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। ठीक, अब देखिए, अगर देखा जाए तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने की जो स्थिति है वो 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। 6 प्रकार को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, इसको समझिएगा। ठीक, 3 प्रकार का यहाँ पर दिखा देते हैं, इससे इधर का, 3 प्रकार का इधर से दिखा देते हैं। देखिए, एक तो ये है कि ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है। 5 स्थितियों में अवतल दर्पण से 5 स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, और एक स्थिति होती है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो हम लोग 6 स्थितियों के बारे में हम लोग चलते हैं और देखते हैं। पहला स्थिति, ये हम लोग क्या कर देंगे कि सब 6 बना देते हैं। मूड में चले गए भाई, कहाँ हो? ग्रिड, ओके, इनको ले लिए, इनको ले लिए, इनके साइज को थोड़ा छोटा कर दें। नो, ये तो बस घूम रहे हैं। महादेव, आ जाइए आप इधर।
नो, इनको बनाते हम रह जाएंगे, चलिए छोड़िए, जान दीजिए, सिंपल से काम चलते हैं। देखिए अवतल दर्पण, जी हम अवतल दर्पण बनाते हैं। 3 दर्पण इधर, 3 दर्पण इधर बनाएंगे। हम्म ठीक, सबके बाहरी सतह पर लाल ऑक्साइड से कलई कर देंगे। ठीक, कलर थोड़ा चेंज कर दीजिए तब मजा आए। ये हो गया, सबका हम क्या कर देते हैं कि मुख्य अक्ष बना देते हैं। सबका मुख्य अक्ष बना दिया जाए, मुख्य अक्ष बन जाओ भाई। छो स्थितियों का मुख्य अक्ष बना दिया। ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक। ये व्हाइट से लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग पी कर देंगे, पी, यानी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। ये हम लोग ने इसको हम पी नाम दे दिया। ओके, जब पी है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, एफ लिख देंगे, और यहाँ पर हम लोग सी लिख देंगे। यहाँ पर हम लोग एफ लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग सी लिख देते हैं, यहाँ पर एफ, यहाँ पर सी, ठीक है। यहाँ पर एफ, यहाँ पर सी, यहाँ पर एफ, यहाँ पर सी, यहाँ पर एफ, यहाँ पर सी, ठीक है। ओके, इतना ऑलरेडी हम लोग लिख लिए, थोड़ा छोटा करते हैं। अब देखिए, पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, चौथी स्थिति, पांचवी स्थिति, छठवीं स्थिति। ओके, ठीक है। अब देखिए, पहली स्थिति में हम कहेंगे 5 स्थितियों में पहले हम क्या कर देते हैं कि पहले हम वास्तविक प्रतिबिंबों का 5वीं स्थिति का हम दे देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, तो पहला अनंत, अनंत पर रख देते हैं कि अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। अनंत से क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें आ रही है। तो अनंत पर मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ये ए भी एक वस्तु। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाती है। किससे होके जाती है, फोकस से होके जाती है। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाती है। इसलिए अनंत पर वस्तु तो बहुत बड़ी रहेगी, लेकिन उसका प्रतिबिंब एकदम बिंदु के आकार का छोटा सा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। इसलिए हमको पता है कि जो सूर्य है वो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब दूरी इतनी अधिक है, इतनी अधिक है कि हमको छोटा सा दिखाई देता है। लेकिन सूर्य से छोटे छोटे जो तारे हैं जो हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, वह तारे भी पृथ्वी के कई गुना बड़े बड़े हैं जो हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं।
लेकिन दूरी के कारण वह वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंख पर बहुत ही छोटा सा बनता है। तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। ओके, अब अनंत और सी के बीच में वस्तु रख दिए, अनंत और सी के बीच में वस्तु को रख दिए, इसको बढ़ा दीजिए, अनंत और सी के बीच में वस्तु रख दीजिए। ठीक, इसको भी थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अनंत और सी के बीच में वस्तु को रख देते हैं, ये ए बी वस्तु हम रख दिए, ए बी। ठीक, अनंत और सी के बीच में जब वस्तु रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के बीच में बनेगा। क्यों? क्योंकि ये तो एक मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो सीधे होके जाएगी। ठीक, एक प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजार दीजिए, या इस तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे आप। एक को सीधे फोकस से होकर गुजारिए तो परावर्तन के पश्चात ये यहाँ पर जाएगी तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बनेगा। इसको हम लोग ए डैश बी डैश का नाम दे सकते हैं। ठीक, ये देखिए वस्तु बड़ा रहेगा, प्रतिबिंब क्या बनेगा? छोटा बनेगा। ठीक ना। अब थोड़ा तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। तीसरे नंबर पर कह रहा है कि अगर सी पर वस्तु को रख रहे हैं, देखिए अनंत पर रखे थे, अनंत और सी के बीच में रख दिए, यहाँ पर अनंत लिख देते हैं। अब सी पर रख देते हैं, सी पर ये वस्तु रख देते हैं ए बी। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि एक तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरते हैं। तो देखिए फोकस से होकर गुजर गई। ठीक, और फिर उसके बाद क्या कर दिए? फोकस से ले गए। फोकस से जाने वाली प्रकाश की जो किरण होती है परावर्तन के पश्चात, जो परावर्तन होता है उसके पश्चात वह क्या होता है? परावर्तन के पश्चात वह सी पर ही उसका प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब क्या बनेगा? उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ठीक ना, यानी प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित, और ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये परावर्तित किरणें दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, सी पर ही प्रतिबिंब बनता है। अब सी पर रख दिए, अब सी और एफ के बीच में वस्तु को रख दीजिए, ए बी लिख दीजिए। ठीक, यहां से देखिए प्रकाश की किरण गई तो एक तो फोकस से होके चली जाएगी और एक क्या करेंगे? फोकस से लेके जाएंगे तो ये इस तरह से होके जाएगी। ठीक ना, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? प्रतिबिंब बनता है सी और एफ के यहाँ पर बनता है, सी के पीछे यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। ए डैश ये बी डैश, यह प्रतिबिंब वस्तु से क्या होता है? बड़ा बनता है। फिर अगर देख लिया जाए यफ पर ले लेते हैं वस्तु को, यफ पर ए बी है तो यफ से क्या होगा कि सिंपल सा जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर, तो यह फोकस से होके जाएगा। और एक क्या कर देते हैं कि हम लोग एक हम इस तरह से एंगल ऑफ इससे निकाल लेते हैं। आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। तो इस तरह से होकर के जाती है और ये मानते हैं कि जाकर के कहीं अनंत पर मिलेगी। ठीक ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से हम देख लें तो अनंत पर ये कहते हैं कि कहीं जाकर के मिलेगी और यह प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा बनेगा। ठीक, एक आता है जो अंत में आता है, जब P और F के बीच में वस्तु रखी हो, P और F के बीच में वस्तु रखी, P और F के बीच में जब वस्तु रखी जाएगी
तो क्या होगा, ये सिंपल सा ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से होकर के गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक, एक वस्तु से डायरेक्टली तुम गुजार दीजिए, आप सी से ही गुजार दीजिए, प्रकाशिक केंद्र से ही गुजार दीजिए, प्रकाशिक केंद्र से। तो जिस रास्ते पर जाती है उसी रास्ते पर वापस क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। ठीक ना, उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। जब उस रास्ते पर वापस लौटेगी तो क्या प्रॉब्लम होगी, तो देखिए यहां से प्रकाश की किरणें तो आगे मिलेंगी नहीं, इनको डैश डैश कर करके इधर ले आए। ठीक, इसको भी डैश डैश कर करके इधर ले आएंगे, तो यहाँ पर प्रतिबिंब क्या होगा, यहाँ पर प्रतिबिंब एक बिंदु पर मिलेगा। ये प्रतिबिंब बनेगा ए डैश और बी डैश। ओके, इस तरह से बस इसी को समझना है, कुछ है नहीं। देखिए दर्पण से प्रतिबिंब बनने के मुख्यतः 3 नियम है, 3 नियमों को समझ लीजिए बस हो जाएगा, सिंपल सी बात है, बहुत बहुत आसान है। पहला नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाएंगी। पहला नियम है दर्पण से प्रतिबिंब बनने का पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी। दूसरा नियम है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर। देखिए फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, और पहला नियम तो हम पढ़ लिए कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, समांतर आएगी अगर मुख्य अक्ष के तो फोकस से होकर आएगी। अब देखिए फोकस से अगर होके जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है परावर्तन के पश्चात। और तीसरा नियम ये है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, अरे प्रकाशिक केंद्र कह रहे हैं, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस रास्ते पर गई रहती है उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। इन तीनों नियमों के आधार पर हम लोग बताएंगे। ठीक है ना, ठीक है। तो देखिए जब वस्तु अनंत पर होती है तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण से मुख्य फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बिंदु के आकार का वेरी डिमिनिश्ड बनता है। ओके, तो इसका तो प्रतिबिंब हो जाएगा वास्तविक, इसका प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा एवं बिंदु के आकार का होगा, एवं बिंदु के आकार का बनेगा। ठीक ना, का प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो क्या होगा, इसमें भी प्रतिबिंब वास्तविक ही होगा, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं मतलब थोड़ा सा बड़ा बनेगा। कहां पर बनेगा, बड़ा बनेगा, बड़ा। और ये कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, वस्तु के आकार का फोकस पर, फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक ना, ये क्या होगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और सी और एफ के बीच में बनेगा, एवं सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इसमें देख लीजिए थर्ड पार्टी में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित रहेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। और ये भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा,
वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर तथा सी पर ही बनेगा, सी पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ओके, ठीक है। अब देखिए ये वाला देखते हैं। जब C और F के बीच में वस्तु रहेगी, जब C और F के बीच में वस्तु बनेगी रहेगी तो इसका प्रतिबिंब भी क्या होगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा इसमें हो जाएगा, वस्तु से बड़ा एवं वस्तु से बड़ा एवं C के पीछे बनेगा, एवं वक्रता केंद्र C के पीछे बनेगा, वक्रता केंद्र C के पीछे बनेगा। पीछे बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, जब फोकस पर वस्तु रहेगी, जब कहां पर फोकस पर वस्तु रहेगी तो इसका प्रतिबिंब भी वही होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, एवं अनंत पर, एवं अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यहाँ पर अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। एक ही प्रतिबिंब बनेगा जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और वही प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा जब P और F के बीच में वस्तु रहेगा। जब ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रहेगा तो यहाँ प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल चीजें हैं। देखिए इसका ट्रिक अभी बताएंगे, मात्र 2 मिनट में एकदम जितनी चीजें लिखे हैं मात्र 2 मिनट में कम आप समझ जाएंगे। इसमें क्या है, ध्यान से समझिएगा एक चीज, जब अनंत वस्तु रहेगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, अनंत वस्तु बहुत दूर है फोकस पर बनेगा, ठीक है। अनंत और C के बीच में है तो वस्तु का प्रतिबिंब अब फोकस से थोड़ा दूर हटेगा, फोकस से दूर हटेगा। तो देखिए C और F के बीच में बन गया, C पर वस्तु रहेगी तो C पर ही प्रतिबिंब भी बनेगा, ठीक है। मतलब कि जब वस्तु अनंत से इधर आ रही है तो प्रतिबिंब इधर से इधर जा रहा है। देखिए C और F के बीच में वस्तु रख दिए तो प्रतिबिंब क्या हो गया, C के पीछे बन गया। जब हम F पर वस्तु रख दिए तो प्रतिबिंब अनंत पर बन गया। देखिए अनंत पर वस्तु थी तो प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा था, और जब फोकस पर वस्तु रख दिए तो प्रतिबिंब अनंत पर बन गया। एकदम एक दूसरे के अपोजिट है। और एक ही प्रतिबिंब ऐसा है जो आभासी प्रतिबिंब बनता है, जब ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रख देते हैं तो इसका प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है, और दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ओके, तो हम लोग बस देख लेते हैं ट्रिक। इस ट्रिक को बस हम लोग ध्यान दे देंगे तो बहुत आसानी से बस इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, हमको याद करने की जरूरत ही नहीं। ठीक, हमने एक बड़ा सा अवतल दर्पण बना दिया, इस अवतल दर्पण पर लाल ऑक्साइड से हमने क्या कर दिया, कलई कर दिया। बड़ा सा दर्पण बनाया और इसको लाल ऑक्साइड से क्या कर दिया, कलई कर दिया। जब लाल ऑक्साइड से कलई कर दिए तो फिर हम ये मुख्य अक्ष बना दिए। हमको पता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं। ठीक, अब देखिए सिंपल सा क्या है कि यहाँ पर मुख्य अक्ष जिस बिंदु से होकर के गुजरता है इसको हम लोग ध्रुव बोल देते हैं। ठीक, ध्रुव और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें
जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसको हम फोकस बोल देते हैं, और फोकस जो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोल देते हैं। फोकस का हम डबल कर देते हैं जिसको 2f बोलेंगे अगर लेंस पढ़ेंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वक्रता केंद्र बोल देते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी रहती है इसको वक्रता त्रिज्या कह देते हैं। ठीक, अब बस इसी को हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। देखिए इसको हम लोग एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है। जो अभी पढ़े हैं उसको हम लोग को बनाना है। थोड़ा सा इस कलर में अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब देखिए इधर वस्तु रख रहे हैं, वस्तु अनंत पर बहुत बड़ी है। ये पहला पोजीशन है वस्तु की, पहला पोजीशन। जब पहला पोजीशन है तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, पहला पोजीशन यहाँ पर भी लिख देते हैं, ठीक है। फिर दूसरा पोजीशन ऊपर नहीं लिखते, नीचे लिख देंगे तो ठीक रहेगा। ये प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। ये प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बन रहा है, ठीक है। इसको हम F यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, ओके। फिर दूसरा सी, अनंत और ये अनंत है, ठीक। अनंत और C के बीच में वस्तु को रखें, अनंत और C के बीच में वस्तु को रखें। तो अनंत और C के बीच में जब वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पहले तो प्रतिबिंब फोकस पर बन गया, दूसरा प्रतिबिंब अब यहाँ पर बनेगा, इसके बीच में बनेगा। ये दूसरी कंडीशन है, ठीक है। C कह रहा है कि जब वस्तु हमारे बराबर आ जाएगी, जब C पर हम वस्तु को रखेंगे, सब वो A B वस्तु है, ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, यह प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बनेगा। कैसा बनेगा, यह प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, जितने बड़ी वस्तु थी उतनी ही बड़ी प्रतिबिंब। A डैश B डैश लिख दीजिए, इसको भी A डैश B डैश लिख दीजिए, ये भी A डैश B डैश रहेगा, ठीक है। पहला दूसरा, ये तीसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन में जितने बड़ी वस्तु होती है उतने बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है। चौथी कंडीशन देख लीजिए, जब हम F यहाँ पर लिख देते हैं C, यहाँ पर क्या लिख दिए, C लिखा जाओ भाई, C, ठीक है। फिर हम चलते हैं, चौथी कंडीशन में कह रहा है कि वस्तु थोड़ी सी, चौथी कंडीशन है, चौथी कंडीशन में जब वस्तु C और F के बीच में रहेगी, C और F, C और F के बीच में रहेगी, ये वस्तु कहाँ पर रहेगी, C और F के बीच में रहेगी, C और F के बीच में रहेगी, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। यह प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, चौथे कंडीशन में होगा, ठीक ना। और जब वस्तु कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, पांचवी कंडीशन, तो यह प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और यह प्रतिबिंब क्या होगा, बहुत ही बड़ा बनेगा। और एक ही प्रतिबिंब ऐसा रहेगा जब F और P के बीच में वस्तु रहेगी, ए भी मान लेते हैं कि ये है, ठीक। तो इसी का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे प्राप्त होगा, ये A डैश B डैश, और ये छठवां प्रतिबिंब होगा, इसको हम छठवां लगा देंगे। यह प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, यह प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, ठीक। बस इसी को समझना है, कुछ है नहीं। देखिए वस्तु अनंत से आगे आ रही है, प्रतिबिंब क्या हो रहा है, पीछे बनता चला जा रहा है। अनंत पर वस्तु रखेंगे, फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। अनंत और C के बीच में रखेंगे, अनंत और वक्रता, वक्रता जो केंद्र है उसके बीच में रखेंगे, तो वस्तु का अनंत से इधर आ रहे हैं, तो प्रतिबिंब पहला फोकस पर बने था, दूसरा प्रतिबिंब देख लिए
सी और एफ के बीच में बन गया। जब सी पर रख दिए यानी वक्रता केंद्र पर रख दिए वस्तु, तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। तो एक कंडीशन पूछता है कि कहां पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब अवतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब जब वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक, तो सी पर रख दिए, सी पर बन गया। चौथी कंडीशन में सी और एफ के बीच में रख दिए। सी और एफ के बीच में अगर हम रख देते हैं तो सी और एफ के बीच में जो ही हम रखते हैं इसको, एफ को भी हम लिख देते हैं बड़ा में, ये फोकस। जब हम क्या कर देते हैं, जब हम एफ पर वस्तु को रख देते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन गया, अनंत पर बन जाता है। देखिए पहला का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, दूसरा का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तीसरे का प्रतिबिंब तीसरे पर बन रहा है, चौथे का प्रतिबिंब पीछे बन रहा है, पांचवें का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, और छठवीं पोजीशन जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रहती है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो इस तरह से दर्पण के प्रतिबिंब को हम आसानी से ट्रिक में हम समझ सकते हैं। एक बार और समझ लिए लास्ट में, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो इसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण से फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब सी वक्रता केंद्र और ध्रुव फोकस के बीच में बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, सी, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। तीसरी कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है और वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में स्थित होती है तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा और वक्रता केंद्र के पीछे बनता है। जब वस्तु फोकस पर होती है तो अवतल दर्पण से इसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा और अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होती है तो इसका एक ही प्रतिबिंब बनता है जो आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि गोली दर्पण क्या है, गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है, गोली दर्पण में जो अवतल दर्पण है उस अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनता है, और अवतल दर्पण में बनी जो आकृतियां होती हैं कब छोटी होती है कब बड़ी होती है, कहाँ पर वस्तु रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। इसी तरह से दो प्रकार का प्रतिबिंब केवल और केवल उत्तल दर्पण में बनता है। ठीक, वो बहुत ही नॉर्मल है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हम बना देंगे। तो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा ये इस तरह से सिंपल सा दो ही कंडीशन होती है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने की। यहाँ पर इस तरह से ध्रुव हम दिखा दिए, ध्रुव दिखा दिए, यहाँ पर फोकस हम दिखा दिए, फोकस तो वैसे यहाँ पर और सी यहाँ पर हुआ। एक अनंत से प्रकाश की किरणें आएंगी तो अनंत से प्रकाश की किरणें सदैव एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो एक तो फोकस से होके जाएंगी तो ये इधर से निकल जाएंगी, और एक क्या होंगे, ये फोकस से होके जाएंगे। इसको जब इस तरह बढ़ाएंगे तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक ना। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की जो किरणें होती हैं उसका उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। एक अनंत से रख दिए, एक अनंत और यफ के बीच में कहीं भी रख दीजिए वस्तु को, अनंत और यफ के बीच में कहीं भी वस्तु को रख दीजिए तो प्रतिबिंब क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। यहाँ पर फोकस ले लिए, यहाँ पर सी ले लिए, तो क्या होगा, वह सीधे इस तरह से परावर्तित होगी तो वह फोकस से होकर जाएगी, तो फोकस से होकर के चली गई। दूसरी प्रकाश की किरण को हम क्या कर देंगे कि सी से गुजार देंगे अगर चाहेंगे तो, दूसरी को सी से गुजार दीजिए तो जिस रास्ते पर गई थी उसी रास्ते पर आ जाएगी, तो ये प्रतिबिंब और ही छोटा बनेगा। ठीक है, तो दो ही प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे, ये वास्तविक बनेंगे, ये आभासी बनेंगे, सीधा बनेंगे, और वस्तु से दोनों छोटे ही बनेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जाना कि गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है,
गोली दर्पण में अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या होती है, अवतल दर्पण से 6 प्रकार के प्रतिबिंब किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, उसका ट्रिक जाना, उत्तल दर्पण से भी प्रतिबिंब जाना, और ये हो गया कंप्लीट। ओके, तो लास्ट तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और फिर से एक बार उसी शायरी को बोलना चाहेंगे कि जिंदगी में उजड़कर भी लोग जीते हैं, जिंदगी में उजड़कर भी लोग जीते हैं, जड़ों से उखड़कर भी लोग जीते हैं। जिंदगी में उजड़कर भी लोग जीते हैं, जड़ों से उखड़कर भी लोग जीते हैं। कोई भी गम हो वो ज्यादा देर तक नहीं रहता दोस्त, कोई भी गम हो वो ज्यादा देर तक नहीं रहता मेरे दोस्त। मोहब्बत में बिछड़ कर भी लोग जीते हैं, बिछड़ कर भी लोग जीते हैं। हाँ, तो आप सभी का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।